हेलो फ्रेंड्स, जितेंद्र राज अकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेक्चर नंबर 4 मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप का लेक्चर लेने जा रहा हूँ। अभी तक का हम लोग 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और एवं उनके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर चुके हैं। फ्रेंड्स, पहले हम लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे, उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। फ्रेंड्स, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो। ठीक है फ्रेंड्स, हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना के लाते हैं। बहुत मेहनत करना पड़ती है एक वीडियो बनाने के लिए और कंटेंट बनाने के लिए। फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए चलो चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। आप ध्यान से पढ़िए इस लेक्चर को, क्योंकि इस लेक्चर से बहुत अधिक क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि ये लेक्चर आपको जो सेल समूह हैं, वो चट्टाने, जिनको चट्टाने बोलते हैं, आप चट्टाने अच्छे से पढ़िए, क्योंकि चट्टानों से क्वेश्चन बहुत अधिक बनते हैं। और चट्टान कौन सी चट्टान में क्या पाया जाता है, अब अच्छे से क्लियर करेंगे इस चीज़ को। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होना चाहिए मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप क्या है, कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं इसमें, और उनमें क्या क्या खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, और इन चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं राज्य की वर्तमान भौगोलिक स्थिति। ठीक है, भौगोलिक स्थिति के बारे में आपको पता होगा, मैं आपको पहले ही पढ़ा बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसके बारे में नहीं बताऊंगा। अपन पढ़ते हैं भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश सर्वाधिक प्राचीनतम भूभाग गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, काय का अगर पूछा जाए तो गोंडवाना लैंड का भाग है। काय की भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश सर्वाधिक प्राचीनतम भूभाग गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, गोंडवाना लैंड प्राचीन बृहद महाद्वीप पेंजिया का दक्षिणी भाग था। अब आप लोगों को पता होना चाहिए पेंजिया क्या होती है। फ्रेंड्स, आप लोगों को पेंजिया के बारे में जानकारी जरूर होना चाहिए। पेंजिया एक बृहद स्थल था, यानी पूरा जो अभी जैसे दक्षिण अमेरिका अलग चला गया, उत्तरी अमेरिका अलग चला गया, यानी और बीच में ये कौन सा, ये सागर अटलांटिक सागर आ गया। तो आप लोगों को फ्रेंड्स पता होना चाहिए, पहले ये अटलांटिक सागर बीच में नहीं था। पहले पूरी जमीन इकट्ठी हुआ करती थी, एक जमीन हुआ करती थी जिसको पूरी जमीन को मिला के बोला जाता था पेंजिया। तब बीच में कोई न तो नदी थी न नाला थे, ऐसा कुछ नहीं। यानी नदी नाला उसी उसी में बहते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि जमीन अलग हो गई हो। जैसे अभी आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल अलग हो गया है। तो पहले क्या थी, सभी देशों की जमीन मिली हुई थी, जिसको बोला जाता था पेंजिया। प्राचीन बहुत पहले की बात है, उस समय की, जब ये जमीन इकट्ठी थी। ठीक है, अब चलते हैं गोंडवाना लैंड का नाम गोंडवाना किसने रखा। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होना चाहिए गोंडवाना लैंड का नाम गोंडवाना किसने रखा। तो गोंडवाना लैंड का नाम एडोरल स्वेस ने, किसने, एडोरल स्वेस ने भारत के गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर रखा था। कहीं पे, भारत के नाम, भारत के गोंडवाना क्षेत्र है उसके नाम पर क्या रखा था, गोंडवाना लैंड। इसके अंतर्गत अब आपको पूछा जाए कि इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया आता है, दक्षिणी अमेरिका आता है, अंटार्कटिका आता है, दक्षिणी अफ्रीका आता है और मेडागास्कर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप अच्छे से क्लियर करिए,
रखिएगा इसको। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, दक्षिणी अफ्रीका और मेडागास्कर आते हैं। यह भारत के मध्य में स्थित मध्य एशिया में बसा प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है। ठीक है। उत्तरी सीमा गंगा यमुना के मैदानी इलाके हैं। जो अपने भारत के उत्तरी सीमा है वो कौन से इलाके हैं? गंगा यमुना के मैदानी इलाके हैं। और पश्चिमी सीमा अरावली है, अरावली पर्वत पड़ता है पश्चिमी सीमा में। और पूर्व में पूछा जाए तो मध्य प्रदेश के पूर्व में क्या पड़ता है? छत्तीसगढ़। ठीक है, सॉरी भारत कह दिया है, तो ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश है ना। यह भारत के उत्तर हिस्से में बसा प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है। ठीक है, जिसकी उत्तरी सीमा कहा जाती है? गोंडवाना लैंड की कहा जाती है उत्तरी सीमा गंगा यमुना के मैदानी इलाके तक है और पश्चिमी सीमा अरावली तक है। ठीक है, और पूर्व में छत्तीसगढ़ मैदानी इलाके तथा दक्षिण में ताप्ती घाटी और महाराष्ट्र के पठार हैं। ठीक है, इसके गोंडवाना लैंड के। ठीक है, आप लोग अच्छे से क्लियर रखेंगे। वैज्ञानिक संरचना राज्य संरचना की दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। राज्य क्या है? संरचना की दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार भूवैज्ञानिक इतिहास में कभी भी पूर्णतः जलमग्न नहीं हुआ। ठीक है, कभी भी ये पूरी तरह से जलमग्न यानी पूरी तरह से डूबा नहीं प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, केवल कुछ समय के लिए इस पठार का कुछ भाग छिछले समुद्रों से ढका था। छिछले समुद्रों से क्या हुआ रहा? ढका रहा, लेकिन हमेशा के लिए जलमग्न नहीं रहा, कुछ समय के लिए। इस कारण प्रायद्वीपीय पठार पर विभिन्न कालों की भूवैज्ञानिक संरचना का विकास हुआ। ठीक है, और यही भूवैज्ञानिक संरचना का विकास होता है। मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा होने के कारण यहाँ विभिन्न कालों की भूवैज्ञानिक संरचना देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं भूवैज्ञानिक संरचना। ठीक फ्रेंड्स, ये चीज आप अच्छे से क्लियर रखिएगा। राज्य संरचना की दृष्टि प्रायद्वीपीय पठार का भाग क्वेश्चन पूछा जाता है। राज्य कौन से पठार का भाग है? तो किसका है? संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश किस पठार का भाग है? तो प्रायद्वीपीय पठार का। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार भूवैज्ञानिक इतिहास में कभी भी पूर्णतः जलमग्न नहीं हुआ। ठीक है, मैं आपको समझा चुका हूं, पूरी तरह से जलमग्न कभी नहीं हुआ ये। ठीक है, केवल कुछ समय के लिए इस पठार का कुछ भाग छिछले समुद्रों से ढका था। इस कारण प्रायद्वीपीय पठार पर विभिन्न कालों की भूवैज्ञानिक संरचना का विकास हुआ। मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा होने के कारण यहाँ विभिन्न कालों की भूवैज्ञानिक संरचना देखने को मिलती है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। आद्य महाकल्प या आर्कियन, ये क्या है? सेल या सेल कह सकते हैं या फिर चट्टान कह सकते हैं। ठीक है, आद्य महाकल्प की चट्टानें पृथ्वी की कठोर चट्टानें हैं। कैसी हैं? कठोर। इन प्रारंभिक चट्टानों में जीवाश्म के अवशेष नहीं मिलते। अब ये प्रारंभिक चट्टानें हैं, इसमें जीवाश्म के अवशेष क्यों नहीं मिलते हैं? फ्रेंड्स, आप लोगों को ये चीज क्लियर होना चाहिए क्यों नहीं मिलते हैं। जब क्या होता है, ज्वालामुखी फटता है, आपको पता होना चाहिए जब ज्वालामुखी फटेगा तो जो उसका लावा निकलेगा तो क्या उसमें कोई अवशेष होता है? नहीं। उसी प्रकार आद्य महाकल्प की चट्टानों का विकास हुआ है। कैसे? जो लावा था वो गर्म लावा था और जो ठंडा हुआ उसको हम बोलते हैं क्या? आद्य महाकल्प या आर्कियन चट्टान। ठीक है, और इसकी ये चट्टानों में कोई भी साक्ष्य नहीं मिलेगा, यानी
जीवाश्म नहीं मिलेंगे, जीवाश्म के कोई भी अवशेष नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी फ्रेंड्स कि जीवाश्म के अवशेष क्यों नहीं मिलते हैं इन चट्टानों में। कारण क्या है? लावा लावा में कोई चीज बचती नहीं है, इस कारण से कोई भी कुछ भी डाल दो लावा में सब खत्म हो जाता है, इसलिए इसमें कोई जीवाश्म के अवशेष नहीं मिल सकते। ठीक ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया होगा आपको। तत्कालीन समय में पृथ्वी पर जीवन का विकास भी नहीं था, और उस समय पृथ्वी पर क्या था? जीवन का विकास भी नहीं था, क्योंकि जब पूरी जगह पे लावा था तो कहाँ से विकास होता? इसलिए उस समय पृथ्वी पर जीवन का विकास भी नहीं था। मध्य प्रदेश में इस युग की चट्टानें बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेलखंड नीस के रूप में मिलती हैं। कहाँ? बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेलखंड नीस के रूप में मिलती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया होगा। आप देखें, इस क्षेत्र में आद्य महाकल्प की चट्टानों के साथ लंबी सकरी पहाड़ियों में गुलाबी ग्रेनाइट, सिल्क एवं डाइक के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, धारवाड़ समूह की चट्टानों का निर्माण आद्य महाकल्प की चट्टानों के अपरदन से निकले पदार्थों द्वारा हुआ है। अपरदन आप समझते होंगे क्या होता है? अपरदन क्या? जो आपकी चट्टान बनी थी, कौन सी? आर्कियन। आर्कियन चट्टान कैसे बनी? लावा ठंडा हुआ, आर्कियन चट्टान बनी। आर्कियन चट्टानों का जब निक्षेपण हुआ, अपरदन हुआ, ठीक है, अपरदन अपरदन यानी टूटना, टूटना स्टार्ट हुआ, टूट टूट के बिखरने लगी, और उसको जो वो अपरदन होने के कारण वो इकट्ठा हुआ, वो चीज जब वो इकट्ठी हो गई तो उसको क्या बोलते हैं अपन? कौन सी चट्टान बोलते हैं? हम लोग उस चट्टान को बोलते हैं धारवाड़ समूह की चट्टान। अब क्या है, अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण इनका कायांतरण होने से ये चट्टान अधिकतर फाइलाइट, सिस्ट तथा सिलेट के रूप में पाई जाती है। अब इनमें क्या क्या पाया जाता है? चट्टानों में फाइलाइट पाया जाता है, सिस्ट पाया जाता है, सिलेट पाए जाते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं इसमें। ठीक है, प्राचीन चट्टानों के अपरदन के बनने का कारण इनमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं, और इनमें भी जीवाश्म नहीं मिलते हैं। ये प्राचीन काल में ये भी बन गई थी, इसलिए इनमें भी जीवाश्म के अवशेष नहीं मिलते हैं। फ्रेंड्स, पूछा जाता है क्वेश्चन, किन चट्टानों में जीवाश्म के अवशेष नहीं पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है, 2 प्रकार की चट्टानें हैं जिनमें जीवाश्म के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। वो कौन कौन सी हैं? धारवाड़ समूह की चट्टानें एवं आर्कियन या आद्य महाकल्प की चट्टानें, उनमें जीवाश्म के अवशेष बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में धारवाड़ समूह की चट्टानें मुख्य रूप से जबलपुर, कहाँ पाई जाती? जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा में मिलती है। जबलपुर में इस शैल समूह को रवेदार डोलामाइट, चूने का पत्थर, संगमरमर नर्मदा घाटी में पाया जाता है। ठीक है, अब ये संगमरमर पूछा जाता है किस चट्टान में पाया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे धारवाड़ समूह में। धारवाड़ समूह में पाया जाता है, जो नर्मदा घाटी में पाया जाता है, और जबलपुर में भी मिलता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जबलपुर में पाया जाता है संगमरमर। ठीक है, छिंदवाड़ा में धारवाड़ सेल कौसर सीरीज, सिकोली सीरीज के रूप में पाया जाता है। छिंदवाड़ा में धारवाड़ कौन कौन सी सीरीज में पाया जाता है? 2 सीरीज में, सेल कौसर सीरीज और सिकोली सीरीज, 2 सीरीज में पाया जाता है। कहाँ? छिंदवाड़ा में। ठीक है फ्रेंड्स, छिंदवाड़ा में 2 सीरीज में पाया जाता है। आप फ्रेंड्स इसको बहुत अच्छे से याद रखना, कौसर और सिकोली। इनमें मैग्नीज निक्षेप मिलते हैं। ठीक है, इसमें मैग्नीज के निक्षेप पाए जाते हैं, मैग्नीज पाया जाता है इसमें। अब पूछा जाता है कि बालाघाट तथा अन्य कटवरी भागों में धारवाड़ चट्टानें चिल्पी सीरीज में उपस्थित हैं, जिनमें अत्यधिक मोटी स्लेट तथा फाइलाइट की तह पाई जाती है। और फाइलाइट की तह कहाँ पाई जाती हैं? तो इसी के अंतर्गत पाई जाती है। फाइलाइट की तह भी पाई जाती है और मैग्नीज भी पाया जाता है इसमें। अगर बालाघाट में पूछा जाता है क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा मैग्नीज कहाँ पाया जाता है मध्य प्रदेश में, तो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? बालाघाट में। फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो गया होगा।
आगे चलते हैं। पुरान संघ। धारवाड़ शैल समूह की चट्टानें कालांतर में पर्वत निर्माणकरण क्रिया के द्वारा पुराने मोड़दार पर्वतों में बदल गई। ठीक है। अपरदन चक्र की क्रिया द्वारा ये मोड़दार पर्वत धीरे धीरे समतल प्राय मैदान में बदल गए। क्या हुआ, धारवाड़ समूह की जो चट्टानें थी वो कालांतर में क्या हो गई, पुरानी मोड़दार पर्वतों में बदल गई। इसमें पुराने मोड़दार पर्वतों में धारवाड़ शैल समूह की चट्टानें। ठीक है। अपरदन चक्र की क्रिया द्वारा ये मोड़दार पर्वत धीरे धीरे समतल प्राय में बदल गए। और अपरदन, जब अपरदन हुआ यानी टूटना स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, ये धीरे धीरे समतल मैदान बन गए। ठीक है। जो मोड़दार पर्वत थे वो धीरे धीरे क्या बन गए, समतल पर्वत मैदान बन गए। सॉरी, इन समतल प्राय मैदानों में बाद के कालों की चट्टानों के निक्षेपण से पुरान संघ की चट्टानों का निर्माण हुआ। ठीक है। अब पुरान संघ की चट्टानें दो प्रकार की होती हैं। तो फ्रेंड्स आप याद रखिए, दो प्रकार की चट्टानें कौन कौन सी होती हैं। ठीक है। ये दो प्रकार की चट्टानें कडप्पा शैल समूह और विन्ध्यन शैल समूह। ठीक है फ्रेंड्स। पुरान संघ की चट्टानें दो प्रकार की होती है, कडप्पा शैल समूह, विन्ध्यन शैल समूह। कडप्पा शैल समूह में कौन कौन सी चट्टानें क्या क्या पाया जाता है आप देख लीजिए। कडप्पा शैल समूह विन्ध्यन की अपेक्षा प्राचीन है, आपको पता रहना चाहिए। कडप्पा शैल समूह है ना, वो विन्ध्यन शैल समूह की अपेक्षा क्या है, प्राचीन है। हड़प्पा शैल समूह की चट्टानें अत्यधिक टूटी एवं कायांतरित हैं। ये चट्टानें मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के मैदान में पाई जाती हैं। अब पूछा जाए सब मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, तो छत्तीसगढ़ के मैदान में पाई जाती है। परंतु मध्य प्रदेश की बिजावर, मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है, बिजावर, पन्ना, ग्वालियर में भी इनका विस्तार देखने को मिलता है। हड़प्पा शैल समूह की चट्टानें कहाँ पाई जाती है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के पन्ना, बिजावर। ठीक है। पन्ना, बिजावर और ग्वालियर में देखने को मिलती हैं। अतः ये चट्टानें मध्य प्रदेश की उत्तर पश्चिमी सीमा पर शैल जैस्पर, पोर्सलेनाइट तथा हॉर्नस्टोन के रूप में पाई जाती हैं। निचले कडप्पा शैल समूह की बिजावर सीरीज में हीरा मिलता है। ठीक है। बिजावर सीरीज में हीरा भी मिलता है, इसमें कडप्पा शैल समूह में। ठीक है। विन्ध्यन शैल समूह। विन्ध्यन शैल समूह की चट्टानों की मध्य प्रदेश में लगभग 4200 मीटर है। इन जलज प्रकार की चट्टानों पर अंतर्भूमिक क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ा। मध्य प्रदेश में इन चट्टानों का विस्तार सोन के उत्तर पश्चिम में, रीवा से लेकर चमिल के पश्चिम में, राजस्थान तक है। प्रदेश में विन्ध्यन समूह की चट्टानों को निम्न दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से भाग हैं, लोअर विन्ध्यन और अपर विन्ध्यन। ठीक है फ्रेंड्स। अगर पूछा जाए कि विन्ध्यन समूह की चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया, तो दो भागों में। कौन कौन से, लोअर विन्ध्यन, अपर विन्ध्यन। लोअर और अपर, लोअर माने नीचा, अपर माने ऊपर। ठीक है। लोअर विन्ध्यन की लोअर विन्ध्यन समूह की चट्टानें विंध्याचल श्रेणी में नर्मदा के उत्तर में पूर्व से पश्चिम तक फैली हैं। सोन नदी घाटी तथा भीमा घाटी में इनका विस्तार देखने को मिलता है। सोन घाटी में ये चट्टानें 914 मीटर मोटे चूने के पत्थर, शैल तथा बालू पत्थर के रूप में मिलती हैं। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को जितने बार देखेंगे, जितनी ज़्यादा बार देखेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा चैप्टर हो सकता है आप लोगों को टफ लगे, लेकिन कोई इसमें ऐसा नहीं है जो टफ लगे आपको। ठीक है। आप 2-3 बार देखेंगे ना इस वीडियो को तो आराम से आप याद कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लोअर विन्ध्यन समूह की चट्टानें विंध्याचल श्रेणी में नर्मदा के उत्तर में, विंध्याचल श्रेणी में कहा, नर्मदा के उत्तर में, ठीक है, पश्चिम तक फैली है।
पूर्व से पश्चिम तक फैली है, उत्तर में पूर्व से पश्चिम तक फैली है। ठीक है, नर्मदा के उत्तर में, जहाँ नर्मदा बहती है उसके उत्तर में कर दो अपन, और पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई है। सोन नदी घाटी तथा भीमा घाटी में भी का विस्तार देखने को मिलता है। और इनका विस्तार कहाँ देखने को मिलता है? सोन घाटी और भीमा घाटी में। कौन सी चट्टान? लोअर विलियम। ठीक है, इनका विस्तार देखने को मिलता है सोन घाटी में। ये चट्टान 914 मीटर मोटे चूने के पत्थर, शेल तथा बालू पत्थर के रूप में मिलती है। ठीक है, अपर विलियम। इस समूह की चट्टान विस्तार नर्मदा के उत्तर में। ठीक है, उत्तर में वो भी थी, लोअर विलियम भी उत्तर में, लेकिन आप इसमें देखना केमू, रीवा तथा भांडे सीरीज में स्थित है। अपर विलियम किस में स्थित है? कैमू, रीवा तथा भांडे सीरीज में स्थित है। इन चट्टानों में अल्प मात्रा में छोटे जंतुओं एवं वनस्पतियों के कुछ चिन्ह मिलते हैं। इमारती पत्थर इस समूह चट्टानों में बहुतायत मात्रा में मिलता है। का प्रयोग उत्तरी भारत की ऐतिहासिक इमारतों के निर्माण में किया गया था। फ्रेंड्स, अगर पूछा जाता है इमारती पत्थर किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो आप क्लियर रखेंगे अपर विलियम में। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ चट्टानें कंप्लीट करवाई हैं। एक लेक्चर और लूँगा जिसमें आपकी पूरी कंप्लीट चट्टानें हो जाएंगी। उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे, इससे हम लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और हम अच्छे से याद कर पाएंगे और कभी भूलेंगे भी नहीं। फ्रेंड्स, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा कर देता तो हो सकता था आप लोग याद नहीं कर पाए। आप लोग अच्छे से इसको वीडियो को देखिए। जो फ्रेंड्स नोट्स बनाएगा और उसको अच्छे से पढ़ेगा, मैं गारंटी देता हूँ उसको 101% याद रहेगा और नहीं भूलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स निवेदन आपसे फिर से कर रहा हूँ, जो फ्रेंड्स ने हमारा वीडियो देखा है और उनने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को नहीं दबाया, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आप लोगों के पास हमारा वीडियो पहुंच जाए। जैसे ही हम अपलोड करते हैं तुरंत पहुंच जाना चाहिए, और आप ऐसा कर लेंगे तो तुरंत पहुंच जाया करेगा। फ्रेंड्स, इसके साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।